नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, इंटरनेट टॉपिक का आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद या फिर इससे पहले ही आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर टाइम को बिना गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लास में ये पूरा यहाँ कनेक्शन पढ़ लिया था। ठीक, इसके बाद इंटरनेट के हमने ये एप्लीकेशन भी पढ़ लिया था, अनुप्रयोग। ठीक, तो ये पूरा हमने कवर कर लिया था पिछली क्लास में। अब हमें पढ़ना था यहाँ से इंटरनेट संबंधित प्रमुख संगठन। ठीक, तो इंटरनेट संबंधित प्रमुख संगठन क्या है दोस्तों? चलिए, तो इसमें हम आपको जो बता रहे हैं कौन कौन से याद रखने हैं। ठीक, तो ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, इंटरनेट सोसाइटी तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इंटरनेट सोसाइटी इसकी स्थापना डेट क्या है दोस्तों? 11 दिसंबर 1992। ठीक, 11 दिसंबर 1992। ओके दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड तो ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये याद रखना है W3C। ठीक, क्या हो जाएगा इसका फुल नेम? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, 1 अक्टूबर 1994। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन। ठीक, ये PYQ है। क्यों? क्योंकि ये MPPSC प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक, तो ध्यान रखना ये आ चुका है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, 1 अक्टूबर 1994। ठीक, फिर इसके बाद आई कैन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखना है। ठीक, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक, कब? 1998। ओके दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इंटरनेट से संबंधित प्रमुख शब्दावली और मूल सिद्धांत। ठीक, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनको अभी अपन समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक, और यही इम्पोर्टेंट है जितने इसमें दिए हैं। ठीक, तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। ठीक, चले तो अब अपन इसको समझते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, तो IP एड्रेस, URL, वेब सर्वर, मैक एड्रेस, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, कुकीज़, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन, डोमेन नेम सिस्टम, बुकमार्क। ठीक, अब इसको एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये IP एड्रेस, तो IP एड्रेस का तो सबसे पहले ये फुल नेम ही पूछ लेता है। ठीक, IP एड्रेस, तो IP एड्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, इतना ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में क्या दिया हुआ है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है। ठीक, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पता ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है। अगर स्थायी दिया जाएगा तो स्टैटिक हो जाएगा। ठीक, किसी कंप्यूटर को हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो इसे डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है। स्थायी दिया गया तो स्टैटिक IP एड्रेस, अगर बार बार बदल दिया जाता है, नया दिया जाता है तो डायनेमिक IP एड्रेस। ठीक, IPv4 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते हैं। ठीक, इसमें 32 बिट या फिर 4 बाइट्स, 32 बिट्स या 4 बाइट्स एक ही बात है। ठीक, का प्रयोग होता है तथा इसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं,
IPv6 और IPv4 ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये दोनों आ चुका है MPPSC में। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना। और क्या पूछता है, ये IPv4 पूछता है कितने बिट का है, ठीक, या फिर बाइट पूछ लेता है, तो बिट ज़्यादा पूछता है, ज़्यादातर हमने बिट देखा है। ठीक, तो IPv4 ये 32 बिट याद रखना है। ठीक, और ये डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, इस तरह से देखिए 173.255.0.14, तो इस तरह से ये डॉट करके अलग किया जाता है। ठीक, अगला दिया हुआ है IPv6, इसको ना हो तो आप छोटे से जो स्टिकी नोट्स है उसको उसमें मेंशन करके आप अपने सामने पेस्ट कर लें। ठीक, कहीं पे चिपका दें, ये क्योंकि ये पूछा ही जाता है और हमेशा ये भूल जाता है। ठीक, तो IPv4 कितना 32 बिट याद रखना है, IPv6 याद रखना है कितना 128 बिट, ठीक, यानी 16 बाइट। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है जिसके 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। ठीक, इन्हें कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। उसमें अभी हमने पढ़ा डॉट के द्वारा और इसमें कॉलन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उदाहरण एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। जैसे ये देखिए 2001 फिर कॉलन 1580 फिर कॉलन 0A8B, ये तो इस तरह से कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है दोस्तों, इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। ठीक, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। इसका विकास जेनेवा में फिजिक्स रिसर्च लैब CERN, ठीक, में 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि www का आविष्कार किसने किया, तो ये याद रखना है, इनके जो डिस्कवरी जिसने किया उनका नाम। ठीक, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में। ठीक है दोस्तों, यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। आप हर दिन इसको यूज़ करते हैं। ठीक, इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है जो हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों, ये अभी यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई आपने वेबसाइट खोला, ठीक, फिर आपने वो वेबसाइट तो खोला, आपने जानकारी देखा, फिर उसी वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं एक लिंक पड़ी होती है। जैसे ये होता है उसकी अदर जानकारी, मतलब अगर उसके बारे में थोड़ा और जानना है तो इस लिंक पे क्लिक करना, तो वहीं पे एक लिंक टाइप की होती है। ठीक, तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज में पहुंच जाते हैं। ऐसा आपने यूज़ करा होगा। ठीक, तो इसी लिंक को क्या बोलते हैं, अगर लिंक के अंदर ही कोई एक लिंक भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक, अगला देखते हैं URL। URL आप अच्छे से जानते होंगे, आप कई बार URL कॉपी करके कहीं ना कहीं सेंड करते हैं। ठीक, तो URL का नाम, पूरा नाम याद रखना क्योंकि यही पूछा जाता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, बस हम वो जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको हम तैयार नहीं करते और वही क्वेश्चन आ जाते हैं और वही हमसे गलत हो जाते हैं। अभी देखना इसी में आप गलत कर दोगे। कैसे, जैसे URL है, ठीक, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक बार तो आपने पढ़ लिया कि अच्छा ये ऐसा है। ठीक, अब इसी में आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह यूनिवर्सल कर देते हैं, ऑप्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक, यूनिवर्सल कर देते हैं या यूनिक कर देते हैं। ठीक, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता, ऐसा लगता अरे यार यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ये भी सही है ना। तो इस तरह से ये गलत हम कर देते हैं। ठीक, रिसोर्स लोकेटर की जगह लोकेट कर देते हैं, तो कुछ भी इसी तरह से चेंज कर देते हैं। ठीक,
तो ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, वेब पेज का नाम यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, यूआरएल वेब पेज का एक यूनिक पता एड्रेस होता है जिसे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। अब जब आप यूआरएल जो एड्रेस कॉपी करते हैं तो सबकी एक अलग अलग यूनिक लोकेशन होती है। अदरवाइज ऐसा अगर मिक्सअप हो जाएगा तो एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा पेज खुल जाएगा। ठीक, तो सभी के एक यूनिक होता है यूआरएल। ठीक है दोस्तों, यूआरएल यूज़र को यह बताता है कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होंगी। ठीक, यूआरएल आपको डायरेक्शन देगा कि सूचना कहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स में दिया है यूआरएल का पूरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक, तो पहले जो स्टार्टिंग में होंगे क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा। ठीक, तो प्रोटोकॉल कौन सा, ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, ये फिर कॉलन लगा है और दो आपको इस तरह से ये टेढ़ी डंडे दिखेगी, समझ आ रहा है ना। फिर इसके बाद www, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, सब डोमेन होता है। ठीक, अब जब ये नेम जो यहाँ पे कुछ जो भी रहेगा नेम, तो वो क्या हो जाएगा, रूट डोमेन। रूट मतलब एक्चुअली में उस चीज़ या जो भी वो कंपनी है उसका नाम यही है। ठीक, फिर .com तो आप जानते हैं टॉप लेवल डोमेन हो जाता है। ठीक, फिर ये जो उसके बाद .com के बाद जो लगा होता है उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा यूआरएल आपको ये समझ में आ चुका होगा। कोई भी यूआरएल आप कॉपी करके पेस्ट करके कहीं पे उसको आप देख लीजिएगा, लोकेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे हम यूआरएल के भाग निम्नलिखित हैं। अब यूआरएल के कुछ भाग भी हैं, उन्हीं जो हमने अभी देख किया है एग्जाम्पल में, उसी को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कौन कौन से चीज़ें जो दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन कंटिन्यू बना रहेगा और आपके एग्ज़ाम तक ये क्लास चलती रहेगी अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यूआरएल HTTP, यह एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जहाँ से यूआरएल की शुरुआत होती है। ठीक, तो कई बार ये देखो आप देखे होंगे ये शुरुआत हो रही है ना जो यूआरएल आपका है। ठीक, तो डोमेन नेम किसी वेबसाइट को सर्च करने का आवश्यक भाग होता है। डोमेन नाम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, होस्ट नेम, यह डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जो होस्ट नेम होता है। ठीक, एब्सोल्यूट पाथ, डोमेन नेम के बाद जो फाइल या पेज के नाम लिखे होते हैं। अभी ये हम देख के भी आए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वेब पेज दोस्तों। ठीक, तो वेब पेज क्या होता है, HTML भाषा में लिखा गया दस्तावेज वेब पेज कहलाता है। ठीक, तो वेब पेज कौन सा हो जाएगा, HTML भाषा में लिखा जो वेब पेज है उसको हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, जो वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। ठीक है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये सब अभी आएगा, समझेंगे अपन। ठीक, यह दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। ठीक, तो स्टैटिक जो कि स्थायी है और डायनेमिक जो चेंज होता रहता है। ठीक है, HTML भाषा में लिखे ऐसे पेज जिसे यूज़र केवल पढ़ सकता है, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, वो स्टैटिक वेब पेज कहलाता है। अब समझ में आ गया ना, एडिट नहीं कर सकते वो स्टैटिक वेब पेज कहलाता है। ठीक, HTML भाषा में लिखे ऐसे पेज जिसमें समय के साथ बदलाव किया जा सकता है उसे डायनेमिक वेब पेज कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है दोस्तों, वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। ठीक, समझ आया दोस्तों। वेब सर्वर में वेबसाइट सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता उच्च होती है। तो ये कुछ पॉइंट वेब सर्वर के बारे में। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है, वह स्थान जहां वेब पेज स्टोर करके रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर उपलब्ध होती है। ये दोस्तों जो होम पेज है ये इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये पूछा जाता है कि वेबसाइट का जो प्रथम पेज है, प्रथम पृष्ठ, वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। यही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल से, ठीक। बस आप उसको स्किप कर देते, सोचते ये तो नहीं आएगा, ठीक। फिर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या दोस्तों? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। यह यूनिक और हर सिस्टम का अलग अलग होता है। यह सामान्यतः 48 बिट का होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, मैक एड्रेस तक। अब हम अगला पढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती है, ठीक है। इसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़। तो आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, आप कई सारा डेटा, कितना सारा आपका डेटा अपना गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, ठीक। फिर समय आने पे आप उसको रिस्टोर भी कर लेते हैं। तो यही है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? इजी डेटा एक्सेस, लार्ज स्टोरेज और लेस प्राइस, ठीक। ये समझ आया दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया भी है, ठीक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे ये एक्सेस हो सकता है, ये लैपटॉप, नेटवर्क, टैबलेट कंप्यूटर, डेटाबेस, मोबाइल, सर्वर, स्मार्टफोन, ठीक। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह आपको वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब समझ लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या है दोस्तों। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, ठीक। वेब ब्राउज़र कहलाता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आप डेली यूज़ भी करते होंगे, ठीक। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूज़र की मदद करता है, ठीक है। उदाहरण जैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, आस्क, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इसे IoT भी कहा जाता है, ठीक है। यह ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है। IoT अवधारण की श्रेय केविन एस्टॉन को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नीति को मंजूरी दी, यानी पॉलिसी आई IoT पर, ठीक। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति वर्ष 2014 में लाई गई, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुकीज़ से हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बहुत लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते, नहीं तो फिर आप लोग बोर होने लगते हैं, ठीक। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स तब पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम अगली क्लास में कुकीज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना बेहतरीन तरीके से सब समझाया जाएगा। देखना एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो इसके और बावजूद सर दोस्तों वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं किसके, जैसे MP हिस्ट्री के, बुंदेला डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ये सब अपलोड हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सबको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। पूरा आपको कवर कराया जाएगा। और ये अभी 9th यूनिट चल रही है प्रीलिम्स का, फिर आप जो भी बोलेंगे
उसी सब्जेक्ट या उसी टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, रिवीजन जरूर करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और नहीं बना सकते तो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, तो हम उसमें पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।